Welcome to Daily Current Affair. Today is 6th of March 2023. The question is RBI imposes Rs 3.06 crore penalty on that is B Amazon Pay India. So Amazon जो Pay India है उन पे क्या किया है RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने एक फ़ाइन इम्पोज किया है 3.06 करोड़ का एज ए पेनल्टी। क्यों किया है? क्योंकि जो अमेजन पे है, ठीक है, अमेजन से हम पेमेंट भी करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह पे पैसे भी भेजते हैं, उसको बोलते हैं अमेजन पे, ठीक है। तो अमेजन पे जो इंडिया में वर्क कर रहा है वाज नॉट कॉम्प्लाइंग विद द डायरेक्शन इशूड बाय द आरबीआई। मतलब कि जो केवाईसी की रिक्वायरमेंट्स है, नो योर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो इशू की है गाइडलाइन बाय आरबीआई किसकी, केवाईसी रिक्वायरमेंट की, उनको ये पूरा नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इनको 3.06 करोड़ की पेनल्टी जो है वो लगाई गई है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड पेनल्टी ऑफ Rs 3.06 करोड़ ऑन अमेजन पे इंडिया, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, नॉन कॉम्प्लाइंस ऑफ सर्टेन डायरेक्शन रिलेटेड टू द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड नो योर कस्टमर। मतलब कि जो प्रीपेड पहले से जो पेमेंट करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं एंड नो योर कस्टमर, ठीक है, नो योर कस्टमर्स की जो कंडीशंस हैं उनको ये पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से इनको ये फाइन जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। द पेनल्टी हैज़ बीन इम्पोज्ड इन द एक्साइज पावर ऑफ द वेस्टेड इन द आरबीआई अंडर सेक्शन 30। तो आरबीआई का अंडर सेक्शन 30 के अकॉर्डिंगली इनको फाइन कर दिया गया है, ठीक है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट जो 2007 में आया था उसके अकॉर्डिंगली इनको ये फाइन दिया गया है, ठीक है। अमेजन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज़ द ऑनलाइन पेमेंट सर्विस ओन्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट बेस्ड अमेजन, ठीक है। जो हमारे पास अमेजन है ना, जिससे हम सामान वगैरह मंगाते हैं, उससे हम पैसे भी भेज सकते हैं एक दूसरे के अकाउंट को, उसको बोलता है अमेजन पे। तो इंडिया में जो ब्रांच एक्टिव है उसको बोलता है अमेजन पे इंडिया। तो अमेजन पे इंडिया के ऊपर ये जो है क्या किया गया है, 3.06 करोड़ की पेनल्टी जो है वो लगाई गई है। जो अमेजन है वो करंटली कहाँ की कंपनी है? ये है यूनाइटेड स्टेट की कंपनी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। ये 1 अप्रैल 1935 को बना था। गवर्नर इसके शशिकांत दास है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था ना, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अकॉर्डिंगली 1935 में बना था, और इसको हमने नेशनलाइज किया अपनी इंडिपेंडेंस के बाद, दैट इज़ 1949 में, और तब से लेके ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। अब अनुराग ठाकुर है लॉन्च्ड युवा उत्सव इंडिया एट द रेट 2047 फ्रॉम दैट इज़ बी रोपड़ पंजाब। तो यूथ अफेयर, स्पोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है अनुराग सिंह ठाकुर जी, ही इज़ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ठीक है। लॉन्च्ड द यूथ फेस्टिवल ऑफ इंडिया एट द रेट 2047 फ्रॉम रोपड़ पंजाब, ठीक है। रोपड़ जो पंजाब का एरिया है वहाँ से इन्होंने इसको स्टार्ट किया है, यूथ फेस्टिवल इंडिया एट द रेट 2047। 2047 ही क्यों लिया है? क्योंकि तब हमारे को 100 साल हो जाएंगे, आज़ादी के पूरे 100 साल हो जाएंगे, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर थ्रू इट्स फ्लैगशिप यूथ ऑर्गेनाइजेशन नेहरू युवा जो केंद्र संगठन है वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसका नाम है युवा उत्सव इंडिया एट द रेट 2047, जो कि लॉन्च किया गया है रोपड़ पंजाब से, ठीक है। ही ऑल्सो लॉन्च्ड डैशबोर्ड, इन्होंने एक डैशबोर्ड भी लॉन्च किया है इस युवा उत्सव का। जो ये युवा उत्सव है ये कहाँ पे होस्ट किया जाएगा? दैट इज़ प्रतापगढ़ यूपी में, हरिद्वार उत्तराखंड में, धार एंड होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, हनुमानगढ़ राजस्थान में, सरायकेला इन झारखंड, कपूरथला पंजाब में, जलगांव महाराष्ट्र में, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, करीमनगर तेलंगाना में, पलक्कड़ इन केरला एंड कुडालोर इन तमिलनाडु। तो इन जगह में जो है ये युवा उत्सव जो है ये मनाया जाएगा। इन द फर्स्ट फेज टू सेलिब्रेट यूथ पावर, यूथ फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन 150 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। तो जितने भी हमारे पास युवा हैं उनकी पावर को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन देने के लिए, उनको जगाने के लिए, ठीक है, 150 जो डिस्ट्रिक्ट है पूरे के पूरे इंडिया की, वहाँ पे ये क्या होगा, इस फेस्टिवल को मनाया जाएगा अप टू 31 मार्च तक। Who has been appointed as new chief coach of Indian men hockey team, ठीक है। इंडिया की जो मैन हॉकी टीम है उसके न्यू चीफ कोच किसको नियुक्त किया गया है? दैट इज़ ए क्रेग फुलटन। तो ये क्रेग फुलटन जी हैं, ठीक है। हॉकी इंडिया ने इनको अपॉइंट किया है क्रेग फुलटन को एज अ चीफ कोच ऑफ इंडियन मैन हॉकी टीम,
ठीक है। ये जो क्रेग फुलटन है ये साउथ अफ्रीका के हैं, ठीक है। इनको हमने क्या बनाया है, न्यू कोच ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम, ठीक है। अब क्रेग फुलटन के बारे में जानते हैं। ये जो क्रेग फुलटन है ये रिप्लेस करेंगे ग्राहम रेड को, ठीक है। जो प्रीवियस हमारे कोच थे हॉकी के वो थे ग्राहम रेड, उनको ये रिप्लेस करेंगे क्रेग फुलटन, ठीक है। तो ग्राहम रेड क्या थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया जनवरी 2023 में, क्योंकि इंडिया जो है वो हार गया था वर्ल्ड कप में, जो कि उड़ीसा में हुआ था हॉकी वर्ल्ड कप। उसमें इंडिया बुरी तरह से हार गया था, मतलब कि सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचे थे। तो उसकी वजह से इनको क्या कर दिया गया, हटाया गया, इन्होंने रिज़ाइन दिया ग्राहम रेड ने। उनकी जगह पे क्रेग फुलटन जो कि साउथ अफ्रीकन है, इनको क्या बनाया है, कोच बनाया है, किसका, इंडियन मेंस हॉकी टीम का, ठीक है। तो क्रेग फुलटन ने साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम से इन्होंने खेला है कब, एटलांटा 1996, एथेंस 2004 के जो ओलंपिक है, इन्होंने 2 ओलंपिक में साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट किया है। इन्होंने आयरलैंड की मेंस हॉकी टीम को भी कोचिंग दी है 2014 से 2018 के बीच में, और उनको रियो ओलंपिक 2016 में इन्होंने क्या करवाया था, क्वालिफाई करवाया था, ठीक है। ही ऑल्सो वॉन, ठीक है, FIH कोच ऑफ द ईयर 2015 में भी इनको मिला है विद द आयरिश टीम, जब ये आयरलैंड टीम के कोच थे, ठीक है। फुलटन हैज़ 25 ईयर ऑफ कोचिंग एक्सपीरियंस एंड हैज़ अर्नड 195 कैप्स फ्रॉम द साउथ अफ्रीका ओवर द स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि ये 2 बार के ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। एटलांटा ओलंपिक जो 1996 में हुआ था, और एथेंस ओलंपिक जो 2004 में हुआ था। Which country court jails Nobel Peace Prize winner Ales Beletsky for 10 years? तो अभी आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है, ठीक है। अब रशिया के साथ जो है वो जो बेलारूस है ना, वो रशिया के बिल्कुल एक साथ खड़ा हुआ है, मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि दूसरा रशिया आपका बेलारूस ही है, ठीक है। मतलब कि बिल्कुल ही बहुत ही जो सारे के सारे काम होते हैं ना रशिया बेलारूस के, वो सारे के सारे रशिया देखता है। अब आप देखो कि जहाँ पे ये जो कंट्रीज़ हैं ये यूक्रेन के ऊपर क्या कर रही हैं, रशिया क्या कर रहा है, यूक्रेन के ऊपर बहुत सारे जो वॉर चल रहा है, ठीक है। और बेलारूस उसको अनकंडीशनली क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है रशिया को, ठीक है। तो वहाँ के जो नोबेल पीस प्राइज़ विनर हैं उनका नाम है एलेस बेलेट्स्की। तो ये तो पीस चाहते हैं, ठीक है। पीस प्राइज़ विनर तभी इनको पीस प्राइज़ मिला है, ताकि इन्होंने शांति के लिए इन्होंने क्या किया होगा, कोई ना कोई काम किया होगा। तो जो शांति वाला आदमी है वो क्या चाहेगा, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कम हो। तो बस वही एक रीज़न है कि बेलारूस की जो कोर्ट है, उन्होंने नोबेल प्राइज़ विनर जो अपने उनके वहाँ के बेलारूस के हैं नोबेल पीस प्राइज़ विनर एलेस बेलेट्स्की, उनको 10 साल की जेल में उसको डाल दिया है, ठीक है। तो मार्च 3 को ये घोषणा हुई है, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज़ विनर जो है किसके लिए, एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एलेस बेलेट्स्की को 10 साल की जेल जो है वो की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। और उन्होंने इस पे चार्ज क्या लगाया है, इन्होंने इसके ऊपर चार्ज ये लगाया है कि इन्होंने पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किया है, फाइनेंसिंग की है, एंड स्मगलिंग भी की है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इनके ऊपर चार्जेस हैं, ठीक है। $65,000 का इनको फाइन देना पड़ेगा। ये 4 साल के हैं, ठीक है। ही इज़ द को फाउंडर ऑफ वियासना ह्यूमन राइट ग्रुप्स, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। इन 2022 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, किसके लिए, अपना जो इन्होंने काम किया है ह्यूमन राइट एंड डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। 2022 का नोबेल पीस प्राइज़ इनको मिला है, आपने याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एलेस बेलेट्स्की एंड द अदर मेंबर रिसीव्ड, ठीक है। जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी बेलारूस में, उन्होंने ये बोला है कि एलेस बेलेट्स्की एंड जो इसके साथ और मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे जो है फंड रिसीव किए लिथुआनिया से ड्यूरिंग 2016 से 2021 तक, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द बेलारूस, अगर इस तरह का कोई ऑफेंस करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी 12 साल की। बट जो हमारे पास एलेस बेलेट्स्की हैं उनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई है, और साथ में इनको $65,000 का फाइन भी इम्पोज किया गया है। As per the Indian States Energy Transition Report, which states made the more progress in transition
टू क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि जो क्लीन इलेक्ट्रिसिटी है उसके जनरेशन के लिए सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस जो है किस स्टेट ने की है? तो कर्नाटका और जो गुजरात है, आंसर 1 है इसका, कर्नाटका और गुजरात है, ये सबसे ज़्यादा अमंग मेजर स्टेट, मतलब कि जो बड़ी स्टेट्स हैं उनमें से ये 2 स्टेट्स जो हैं वो मोस्ट प्रोग्रेस कर रहे हैं इन ट्रांजिशन टू द क्लीन एनर्जी, मतलब कि जो क्लीन एनर्जी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये जा रहे हैं। मतलब कि हमने क्या करना है, फ्यूल वगैरह कम यूज़ करना है, इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज़ करना है, क्लीन एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करना है, सोलर एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करना है, पवन एनर्जी जो एयर एनर्जी है, एयर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसका हमने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, इसको बोलते हैं हम क्लीन इलेक्ट्रिसिटी। या हाइड्रोजन का हमने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, ठीक है। मतलब क्लीन एनर्जी मतलब जो कि CO2 एमिट नहीं करता, ठीक है। CO2 एमिट कौन करता है? पेट्रोल, डीजल, कोल, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा इनको क्लीन इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट नहीं करते हैं। क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं सोलर वाले, सोलर पैनल, ठीक है, जो हमने पवन चक्कियाँ लगाई होती हैं, ठीक है, तो पानी से बिजली बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम क्लीन इलेक्ट्रिसिटी। तो इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा आगे कौन जा रहा है जो अडॉप्ट कर रहा है क्लीन एनर्जी को, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी को? वो है कर्नाटका एंड गुजरात। आपने इनका नाम याद रखना है। कर्नाटका पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है गुजरात, ठीक है। जो ये रिपोर्ट है ये किसने जो ये रिपोर्ट है इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन इज प्रिपेयर्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंडियन स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन जो रिपोर्ट है वो किसने तैयार की है? तो आपने याद रखना है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, IEEFA ने इसको लॉन्च किया है विद EMBER, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देखो, मैंने ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक फ़ोटो लगाया है। इसमें आपको देखना है कि कर्नाटका इसमें पहले स्थान पे है। किस में आपने ये देखना है कि जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, उसको क्वार्टिल 1 में इस तरह का ब्लू मार्क है, फिर लाइट ब्लू इन क्वार्टिल 2, फिर ये तीसरे पे और चौथे पे बिल्कुल ही लाइट, ठीक है। तो पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट्स में कर्नाटका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रेडीनेस ऑफ पावर इकोसिस्टम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। परफॉर्मेंस ऑफ पावर सिस्टम में बहुत अच्छा काम कर रहा है। कौन? कर्नाटका। डीकार्बोनाइजेशन मतलब कि CO2 को कम करने के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है कर्नाटका। तो कर्नाटका पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे गुजरात है, ठीक है। डीकार्बोनाइजेशन में जो गुजरात है वो थोड़ा कम काम कर रहा है एज़ कम्पेयर टू कर्नाटका। तो इस तरह से आपने अपनी अपनी स्टेट्स के बारे में ध्यान रखना है। इनको अपनी अपनी स्टेट्स के बारे में आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा रैंक है, ठीक है, क्योंकि आपके स्टेट एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जो ये रिपोर्ट है ये 16 स्टेट्स के बारे में थी, जिसमें 90% ऑफ इंडियाज़ एनुअल पावर रिक्वायरमेंट जो है वो यही स्टेट्स जो है वो इन्हीं स्टेट को सबसे ज़्यादा पावर्स की ज़रूरत होती है। Which city is the host of G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग? दैट इज़ B, न्यू दिल्ली। सो दिल्ली में क्या हो रही है जी? आपको पता है कि G20 के प्रेसिडेंट कौन है इस बार? 2023 में इंडिया है, ये तो आपको याद ही हो गया होगा, इतने सारे क्वेश्चन हमने इसके बारे में कर लिए हैं, ठीक है। जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, मतलब कि G20 के जितने भी देश हैं, ठीक है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो सारे के सारे आएंगे कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। फिर उनकी यहाँ पे क्या होगी? मीटिंग जो है वो हो रही है, ठीक है। तो 9 इसमें गेस्ट कंट्रीज़ भी आ रही हैं, बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड द UAE। तो 9 गेस्ट कंट्रीज़ आपने याद रखना है। G20 के देश तो आ रहे हैं, 9 अदर गेस्ट कंट्रीज़ भी आ रही हैं, ठीक है। तो G20 के मीटिंग्स के बारे में जानते हैं जो अभी भी पिछले कुछ टाइम में हुई है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, दैट इज़ कोलकाता में हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग पुणे में। फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग चंडीगढ़ में। फर्स्ट सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग गुवाहाटी में। फर्स्ट एनर्जी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग बेंगलुरु में। फर्स्ट एग्रीकल्चर की वर्किंग ग्रुप की मीटिंग इंदौर मध्य प्रदेश में। फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ लखनऊ। एंड फर्स्ट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो हो रही है वो कहाँ पे हुई है? खजुराहो में। ये सारी की सारी G20 की मीटिंग्स हैं जो इंडिया में आजकल हुई हैं। The 4th edition of National Youth Parliament Festival, that is NYPF, begin at that is D, न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में क्या हो रहा है? 4था एडिशन हो रहा है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे नेशन में जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना ज़्यादा जानते हैं हमारी पार्लियामेंट के बारे में, उसके बारे में ये फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया। कहाँ पे? 2 मार्च 2023 से ये स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे? सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। इसका थीम क्या है? थीम आपने याद रखना है, आइडिया फॉर बेटर टुमारो, ठीक है, एंड इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ठीक है, ये इसका क्या है? इसका थीम है। एंड ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव यही हो सकता है कि जो हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसकी डेमोक्रेसी को हमने स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है पता होना चाहिए पार्लियामेंट के बारे में, और स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करनी चाहिए हमारी पार्लियामेंट में। तो यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो 87 जो स्टेट लेवल के विनर्स हैं, ठीक है, आपको मैं बता दूं, जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल होता है, यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, ये 3 फेजेस में होता है। डिस्ट्रिक्ट में होता है, फिर है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो फिर स्टेट में जाते हैं, फिर स्टेट लेवल में जो बच्चे जीतते हैं फिर वो नेशनल लेवल पे जाते हैं, फिर जो नेशनल लेवल वाले जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए वहाँ पे एक जूरी बैठी होती है, ठीक है। जो ये हुआ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, यहाँ पे जूरी बैठी थी। तो 87 जो स्टेट लेवल से जीते हुए जो विनर्स थे वो उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और उनमें पार्टिसिपेट करने के बाद उसके वहाँ पे क्या हुआ, नेशनल ज्यूरी यहाँ पे बैठती है, वो वहाँ पे फाइनल सिलेक्शन करती है। वो देखती है कि कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा जो है वो अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में जानता है और उसको आगे ले जाने के लिए कोई कार्य कर सकता है, कोई एडवांसमेंट कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो नेशनल ज्यूरी सिलेक्ट करती है, और इस तरह से विनर्स भी जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं। तो ये 4th एडिशन था जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है। Who was A.M. Ahmadi and सत्यव्रता मुखर्जी who passed away। ये इन दोनों की डेथ जो है अभी अभी हुई है, ठीक है। 2 मार्च को डेथ जो हुई है वो ही है A.M. अहमदी जी की, एंड सत्यव्रता जो मुखर्जी है उनकी जो डेथ हुई है वो ही है 3 मार्च को, ठीक है, 2 मार्च, ठीक है। तो A.M. अहमदी जी क्या थे? ये थे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कि पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये शायद 1994 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। और जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर है हमारे, दैट इज़ सत्यव्रता मुखर्जी जी, उनकी भी अभी डेथ हुई है। अब A.M. अहमदी के बारे में जानते हैं ये, ठीक है। फॉर्मर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे A.M. अहमदी, 2 मार्च को इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 91, ठीक है। अहमदी जो है वो जज थे सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट अहमदाबाद के इन 1964, ठीक है। और उसके बाद इनको जज बना दिया गया था हाई कोर्ट का इन 1976, और उसके बाद ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं 1994 में। और आपने याद रखना है ये थर्ड मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे, ठीक है। ये 3रे नंबर के इस तरह के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो कि मुस्लिम थे। अब सत्यव्रता मुखर्जी के बारे में जानते हैं। ही वॉज द फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल यूनिट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। इनकी डेथ 3 मार्च को ही कोलकाता में, ठीक है। तो ये बीजेपी के कैंडिडेट थे कृष्णानगर से सीट से इन 1999 लोकसभा के इलेक्शन में, ठीक है। और मुखर्जी वाज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इन द वाजपेयी गवर्नमेंट, ठीक है, 2000 से 2002 तक। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आपने ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ये बने थे 2002 से 2003 तक, ठीक है। उन्होंने एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी ये रह चुके थे। So that's all for today. Thank you.